नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय। मैं एक्स ऑनरी सूबेदार मेजर खुशहाल सिंह आज फिर वीडियो लेके हाजिर हूँ और इसमें कुछ मिशन ओआरपी के लिए जो मदद हो सकती है, जो होना चाहिए, जो यूनिटी होनी चाहिए, उस पर ज़रा बात करते हैं। तो हम लोगों के हिंदुस्तानियों के जीन्स में, खून में एक बात शामिल है, वर्चस्व होना भी चाहिए काफ़ी हद तक। लेकिन देखिए, 11वीं शताब्दी तक राजपूत राजाओं का जो राज्य था धीरे धीरे मुगल आक्रमण के अधीन होता चला गया और मुगलों ने बहुत सारा यहाँ पर शासन इसलिए कर पाए, हमारे वीर राजाओं को हरा गए। आप महाराणा प्रताप कहिए, पृथ्वीराज चौहान कहिए, जो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को धनुर्विद्या, शब्द भेदी बाण चलाना आता था, जो उनकी शिक्षा उनने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो आज भी जीवित बताए जाते हैं, उनने प्रकट होकर उन्हें ये धनुर्विद्या दी थी। लेकिन फिर भी मोहम्मद गौरी को 2 बार परास्त करने के बाद भी छोड़ दिया। तीसरी बार उन्हें कैद करके वो लोग अफगानिस्तान ले गए और हमेशा उनकी आंखों पर उनके आंखें फोड़ दी गई थी, वजीर की आंखें ठीक रखी गई थी और खिलौने के तौर पर, मदारी के बंदर के तौर पर, शब्द भेदी तस्तरियों पर आवाज करके बाण चलवाए जाते थे और अपना मनोरंजन करते थे। वजीर कविता भी गाता था, उन्हें नहीं पता चला कि कविता में क्या बोल रहा है। उनने कहा 3 अंगुल नहीं, 3 बांस 3 अंगुल, उसके ऊपर है मचान, उस पर बैठा है सुल्तान, मत चुको चौहान। अंधे चौहान ने बाण चलाया, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। वजीर ने पहले उन्हें मारा और बाद में खुद अपने को मार दिया। तो उनकी जो वहां पर अस्थियां, जो उनने मजार कहो या कब्रगाह को जो बनाई थी, उस पर वो जूता मारते थे मरने के बाद भी। उसे भी हमारे रुड़की के शेर सिंह राणा जी वहां से ले आए थे, ये इतिहास आपको पता होगा। और उसके बाद कुछ इतिहास अपने बारे में भी बता दें कि बहुत सारे कमेंट आ रहा है, आप कौन हो, कहां से हो, क्या जानते हो। तो औरंगजेब का शासनकाल 16वीं-17वीं शताब्दी में जब चला, तो हम लोग मेनली, मेरे पूर्वज राजस्थान के हैं, मैं राजस्थानी परिहार हूँ, खुशहाल सिंह परिहार। मेरे पुराने गांव का मंडौर है, मंडौर वीरान गांव, जहां पर अब बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है। मेरे कई बुजुर्ग परिहार बंधु और मेरे भाई बंद और हमारे पूर्वज आज वहां पर हैं। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, आदर करता हूं। मैं एक माइग्रेट, उस जमाने का, पहाड़ों में जहां देवी देवता सिर पर रहते थे या ऋषि मुनि पूजा करते थे, वहां हमें भागना पड़ा था। वो इतिहास है, संदर्भ मेरा ये नहीं था। सवाल एकता टूटने के कारण किसे क्या फायदा और नुकसान होता है, बात इसकी थी। आज कश्मीर से पलायन की बात होती है क्योंकि आजादी के बाद का इतिहास है। सबसे पहला पलायन का सबूत मैं हूं, मेरे पूर्वज हैं जो आज भी राजस्थान में परिहार वंशी हैं, मैं वही हूं। और अब गढ़वाल के क्षेत्र देहरादून में रहता हूं। तो यहां पर आगे की बात करें, इसलिए यूनिटी बनाए रखें, आप भी युद्ध जरूर जीतेंगे। मां भगवती, ये आपका जो नवरात्रा पर्व चल रहा, चैत्र नवरात्र कहते हैं इसे, भगवान श्री राम ने भी यही तपस्या समुद्र तट पर की थी और उन्हें विजय पताका फहराया था लंका पर। अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। भगवान से प्रार्थना है मां दुर्गा आपको भी आशीर्वाद दे और आप सभी कामयाब हों। जो जैसी भी लड़ाई लड़ रहा, जिस भी दल से संबंध रखता है, आप अपनी भावनाओं के लिए स्वतंत्र हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है। आपकी समझ, आपकी सोच किसके साथ जाती है। कुछ लोग यूनिटी बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं भी बन पाई तो अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्टों की, अपने अपने स्टेट की टीम हो सकती है, कोई बात नहीं है, युद्ध का मैदान है। और अब मैं उन बातों को करता हूं जो अलग अलग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मेरे यूट्यूब चैनलों की भी कॉपी करते हैं कई लोग। तो मैंने उनको जब समराइज किया तो 1,63,00,000 से भी ज्यादा के व्यूज मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, टोटली व्यूज में से 2 कमेंट्स ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं। पहला कमेंट सनियाल जी हैं, कोई पता नहीं कौन, अब उन्होंने वो डिलीट करते हैं, मैंने बोला था आप प्रमाण दें। वो कहते हैं, पहला उनका सवाल था, बोला आप कभी फील्ड सर्विस देखी, फील्ड में गए, इसीलिए आप ऑर्डनरी
नहीं बने। मेरी सुबेदार मेजरी भी ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी अवार्ड होता है, प्रमोशन नहीं। पहली बात मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। दूसरा, आपने लिखा है कि कभी आपने कोड ऑफ इंक्वायरी लिखी कि जवान ओएसएल क्यों और कैसे होता है। भाई मैन पावर 60% एडमिन ड्यूटी करते हैं, 40% रहते हैं, तो भाई छुट्टी कैसे कटा सकते हैं, कैसे हर एक चीज तनख्वाह, पेंशन, सभी कुछ और अन्य समस्याएं भी तो जिम्मेदार हो सकती है। मैं हर चीज का बयान नहीं कर रहा हूं, समझ गए होंगे आप। तो सान्याल जी, अब फील्ड सर्विस का ही वर्णन कर देते हैं, क्योंकि आपने कहा है मैं इन्फेंट्री गढ़वाल रेजिमेंट का हूं, गढ़वाल राइफल कहते हैं, और इन्फेंट्री जवान 2.5 साल पीस और उतना ही लगभग फील्ड रहता है। ये भी आप, और अतिरिक्त आरआर में भी जाता है। थोड़ा सा समरी कर दें, 1995 से 97 1 आरआर जो अब महार की बन चुकी है, खन्ना बल में इनका सेक्टर हेडक्वार्टर था, बादामी बाग कैंट में रहा करते थे, और इस इलाके में डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। मई 98 टू फिर मई 98 से सितंबर तक ओपी विजय में रहे। हमारा टास्क कारगिल का नहीं था, हमारा टास्क था पुंछ सेक्टर। आगे क्या था वो सब बताने की जरूरत नहीं, विदित है। उसके बाद सीज फायर हुई थी और हम लोग भी लौटे थे। फिर 2001 से 2003 बटालिक सेक्टर लगभग 2.5 साल से भी ऊपर इसलिए रहे, जो है हमारा टर्नओवर होने वाला था तो ओपी पराक्रम भी हो गया था ओपी विजय के तुरंत बाद। और यहां पर आने के तुरंत बाद 2000 कुछ महीने, 1-2 महीने के बाद 2003 टू 2005 फिर गढ़वाल राइफल रेजिमेंट एंड आर्टिलरी की जो 36 आरआर है उसमें फिर 2 साल सेवा की, तब मैं नायक था। 2001 से लेकर कंटिन्यू देखिएगा। फिर 2005 में आने के 1-2 महीने के बाद फिर 2008 JNK CICT, तब लोग हम गए सीधे ये CICT में। तो अब आप लगाइए 2001 से 2008 तक रैपिडली 7 साल, बहुत कम लोग फील्ड में रहते हैं। और एक अच्छा जवान, इन्फेंट्री का जवान पीस के फटीक वर्क से बढ़िया फील्ड मानता है, जहां पर उसे उस वैल्यू की कीमत मिलती है, उस वैल्यू पे काम करता है जिसके लिए वो भर्ती हो रखा है। अतिरिक्त फटीक वर्कों के अलावा स्टैंडर्ड का काम अपना इसलिए पसंद करते हैं इन्फेंट्री के जवान अक्सर। मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई 7 साल कंटिन्यू आप फील्ड रहे। आपकी परिपक्वता बता रही है। पहले तो आपने एक तो अपना रैंक नहीं बताया, इसके अलावा 2011 से 2013 तक दोबारा का मेरा बटालिक सेक्टर है, जोड़ते रहना। फिर 2014 से 2017 तब मैं जेशो हुआ करता था, जूनियर लीडर एकेडमी बरेली कैट ए एस्टेब्लिशमेंट है, जहां पर JLC और PSM कोर्स कराए जाते हैं। अपने यूनिट के जेशो से पूछना कौन था खुशहाल सिंह। ठीक है साहब, उत्तर मिल गया होगा आपको। और कैट ए के लिए आई ग्रेडिंग भी चाहिए, सेक्शन कमांडर और PC जैसे अन्य कोर्स भी हैं, ये भी आपको मैं बता देता हूं। तो इसके रिटायर आने से पहले 100 डेज भूटान में ज्वाइंट ट्रेनिंग भी कर रखी है भूटान आर्मी के साथ, वहां भी इंस्ट्रक्टर ड्यूटी ही करते थे। अब आपने मुझे कहा कि ऑर्डिनरी क्यों नहीं मिली। इन चीजों में एक चीज और होती है, आजकल एक चीज है 10 साल का ACR, प्रत्येक साल के हैं 2 पॉइंट, बनता है 10 दूनी 20। यहां पर आदमी आजकल मार खाता है। ये भी यहां पर आपका को पंगु बना दिया गया है। पहले ये मास्टर सीट में ये चीज होती ही नहीं थी, अब है। पहले फील्ड सर्विस कोर्सेज, कैट एस्टेब्लिशमेंट, इनको जोड़ने से आदमी कहां का कहां पहुंच जाता। अगर ये नहीं होता तो यकीन मानिए ऑर्डिनरी टॉपर रैंकों में होती। मेरे जैसे व्यक्ति की बहुत अच्छी रिकमेंड नहीं हो सकती, क्योंकि मैं पॉइंट करता हूं सिपाही से। मैं हमेशा बताता हूं जब आदमी नायब सूबेदार बनता है, हौलदार से कम तनख्वाह होती है, GS पे कटती है, ग्रेड पे कटती है और 2% एक्स्ट्रा ड्यूटी करती है। आप लोगों ने अपने लेवल तो अच्छा रखा, लेकिन हमें नॉन गैजेटेड रैंक में फेंका। ये मैं यूनिट से ही बोलता आया हूं। और पेंशन आते समय CO साहब ने बोला पलटन के सुधार के लिए पॉइंट 2 आप ट्रेनिंग में रह चुके हैं। मेरा बयान पूछ लेना, मैंने ये कहा है सर जो सुधार सेना में होना चाहिए वो आपके अधिकार क्षेत्र से बहुत ऊपर है, इसलिए आपके लिए मेरा कोई सुझाव नहीं है। आपकी यूनिट में कितने जीशु इतनी दम रखते हैं जो ऐसा बोल सकते हैं। यूनिट भी बता देता हूं, मैं 9 गढ़वाल राइफल का रिटायर हूं, पता करना JLA बरेली से लेकर यूनिट तक। और नॉन स्टेशनरी रिपोर्ट भी दी थी ऑर्डिनरी की। बोला आप डिजायर नहीं करते, अब आप लोगों से लड़ाई करूं, सिस्टम से लड़ाई करूं, केस लड़ूं, RTI फाइल करूं, क्या कोई मेरी मदद कर रहा है? हर एक चीज तो नहीं कर सकता हूं मैं।
मुझे कब बताया गया कि आपके कितने पॉइंट हैं? नेवर। पॉइंट आप गिन लो, पता लग जाएगा। 4 पॉइंट कैट एस्टेब्लिशमेंट के होते हैं, 2 कोर्स अलग जुड़ते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आदमी ऐसे ही ऊपर होता है औरों से, और 8 ही पॉइंट सेना मेडल के भी होते हैं। याद रखना इस बात को। इसलिए आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दूसरा प्रश्न आपका था कोड ऑफ इंक्वायरी लिखी कभी? जनाब, कोड ऑफ इंक्वायरी के प्रॉपर लेसन चलाते हैं हम वहां पर। रूल 106 180 के तहत 908 जो फॉर्म बनाते हैं उसमें कोड ऑफ इंक्वायरी लिखी जाती है। गवाह नंबर 1 वही होता है जिसके खिलाफ जांच चल रही होती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सम रैंक से एक रैंक ऊपर होता है, मेंबर सम रैंक के हो सकते हैं। ये उसके बेसिक नियम है कि जीएसयू से लेकर ऊपर तक कौन किसका कोड ऑफ इंक्वायरी करेगा। तो उसके साथ अन्य चीजों का ध्यान रखा जाता है। सर्विस राइटिंग, जिसमें डिग्री ऑफ प्रेसिडेंस होते हैं किसी लेटर के, मालूम है, दाहिनी तरफ ओपी इमीडिएट से लेकर प्रियोरिटी तक। ज्यादा नहीं बताऊंगा, सीक्रेट चीजें आपको। और टॉप सीक्रेट से लेकर कॉन्फिडेंटल से लेकर आपका नॉर्मल लेटर तक, जिसको आप रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं, लेटर की श्रेणी में आते नहीं है क्या? कभी सिग्नल नोट से देखे बनते कैसे हैं? ओपी इमीडिएट लिखता है तो वो किसके लिए होता है? इसलिए दोबारा चैलेंज मत करना, सिखा करके ग्रेडिंग देके भेज दूंगा आपको मैं, ठीक है? और ग्रेडिंग की तुलना मत कर देना। हमारे ग्रेडिंग, वेपन ग्रेडिंग, कोर्स ग्रेडिंग का कभी रेशो निकालना कौन ऊपर है, याद रखना इस बात को, ठीक है? 3-3 कोर्स हैं और इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग हैं, इसलिए दोबारा सवाल मत कर देना। तो अब आगे चलते हैं। मैंने आपको डिग्री ऑफ प्रेसिडेंट समझा दी, सर्विस राइटिंग के सिद्धांत बता दिए आपको होता क्या है, और क्लासिफिकेशन बता दी आपको लेटर्स की। अब दोबारा मत बोलना कि कोड ऑफ इंक्वायरी लिखते कैसे हैं। सिखाना तुम्हारे जैसों को मैं सिखाता हूं, सिखा के भेजे हैं, वीडियो रिलीज होती है वहां पर, पूरे केसेस पड़े रहते हैं, लिखना सिखाते हैं। अपने सुधार मेजर साहब को पूछना, अपने जीसीओ को पूछना जिनको हम सिखाते थे। मेरे से सवाल करते हो कि आपको कोड ऑफ इंक्वायरी आती है? बाकी क्या आता है मेरे को? शायद आप सवाल आप कर भी नहीं पाओगे। अब एक दूसरे हैं महिपाल रावत जी, यह कहते हैं अजी आप तो एंटी ऑफिसर्स हैं, जो दो ORP 1-2 में बैठे थे वो एंटी ऑफिसर हो गए थे, एंटी सिस्टम हो गए थे, आज मैं एंटी ऑफिसर हो लिया कि मैं बगावत कर रहा हूं। तो आप सही बताए ना, जीसीओ का ग्रेड कहां पर होना चाहिए? सिपाही लेवल 3 में गया कैसे? 98, 97, 87, 89 शायद उसका, कि उस आधार पर आंकते कैसे सिपाही को? 8 पास, 5 पास, आजकल हाई स्कूल पास आता है, 50% से नीचे नंबर होने नहीं चाहिए, हर विषय में 45% से ऊपर होना चाहिए, या फिर वो इंटर पास ही होना चाहिए, तब जाके सेना में जाता है क्या? एजुकेशन फॉर्मेट, रूल, और उसके बाद उसका मेडिकल एंड फिजिकल को कोई प्रोटी देकर उसका दर्जा क्या ऊपर किया जाता है, जैसे ऑफिसर्स का किया जाता है। स्पेशल चयन नेशनल लेवल पर 12 पास, फिर स्पेशल IQ टेस्ट फॉर SSB, तब जाकर के लेवल 10 तक बनाया जाता है। अच्छा है, आप 11 में जाइए, फर्क नहीं पड़ता, अच्छा है। लेकिन जो कैटेगराइज हमें करना था वो नहीं करते हैं, मैं उसकी बात करता हूं। वहां पर आप कोई सबूत सूत्र जो हम गलत बोल रहे हैं, हवलदार जी का 3 कार्डर रिव्यू में वर्किंग हेड की डिग्री काट नहीं दी गई, नहीं तो हवलदार क्यों पे वैल्यू 1 में ही है? वर्किंग हेड नहीं होता बटालियन का, कौन बनाता परेड फाइल? कौन ले आता पूरी कंपनी को PT से परेड से लेकर हर जगह? कौन वर्किंग बांटता है? सीटी मार के सबको खड़ा करके कौन काम बांटता है आपकी यूनिट में? विदेश वाले आते हैं, हवलदारी होता है ना, तो वर्किंग हेड नहीं हुआ वो अधिकार भी उसका छीन लिया गया। मुझे पूछते हो कि मैं एंटी सिस्टम हूं, एंटी ऑफिसर्स हूं? नो, सब अफसर से नहीं है ऐसे। और आपको क्या सोचते हैं कि जो जवानों के बारे में ख्याल रखता है, जवानों का हितैषी अफसर होता है, क्या वो लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर भी जाता है? देखा है कभी? मुश्किल होता है, मुश्किल से बनेगा कर्नल। क्यों? क्योंकि वो जवान का साथ दे रहा है। यहां ऐसे ही होता है, जो गरीब वर्ग का साथ होता है उसे उग्रवादी, देशद्रोही, कुछ भी कह सकते हैं। सॉरी, गलत भाषा का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, लेकिन थैंक यू फॉर ऑल। मैंने आपके सवालों का जवाब दिया। मोटिवेटेड रहें, हमेशा अपना हक जाने। जो मैं काला चिट्ठा निकाल के लाया हूं, इसीलिए कहा था एट एनी सब्जेक्ट, जो एक JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर टू मेजर साहब, क्योंकि ऑफसेटिंग ड्यूटी कर सकता हूं मैं कंपनी कमांडर की, वो मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। मैं जनरल साहब की बात नहीं कर रहा हूं, उनके ड्यूटी ऑफ चार्टर अलग है। मैं कह रहा हूं अपने लेवल की, क्या मैं इस क्वालिटी के लिए स्टैंड नहीं करता हूं? क्या मुझे नहीं पता?
इसलिए दोबारे कमेंट करने से पहले प्रमाण लाना। और थैंक यू, आपने मेरे जमीर को जगाया, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था, कभी नहीं बोला था मैं कौन हूं, कहां से आता हूं, कहां नौकरी की। अब आपको पता लग गया। इसलिए आइंदा सोच समझ करके कमेंट करना और मदद करना, इसी तरह से एंटी ही कर लेना। दोबारे प्रमाण के साथ आऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।